जय हिंद दोस्तों। आज फिर से नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये सेमेस्टर 4 का पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि TMBU यूनिवर्सिटी में पूछा गया उसी का क्वेश्चन है। इसलिए इसका हम आंसर आज देने वाले हैं, जो 2025 के एग्जाम में पूछा गया था और जिसका भी सेशन 23 से 27 है, उसी का ये क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट को MJC 6 में है तो आप लोग इससे ज़रूर अंत तक क्लास करें, ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोग इसका PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा WhatsApp नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो ये इस क्लास में होने वाला है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम करा देंगे। इसमें उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों है, जो कि अगले क्लास में हम लघु उत्तरीय का क्लास ला देंगे और दीर्घ उत्तरीय का क्लास भी साथ में हम करा देंगे। इसमें जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्लास है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से केंद्रित होता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? फर्स्ट ऑप्शन में मानव अधिगम और विकास पर, सेकेंड ऑप्शन में शारीरिक वृद्धि पर, थर्ड ऑप्शन में आर्थिक पृष्ठभूमि पर और फोर्थ ऑप्शन में है इनमें से सभी पर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, मानव अधिगम और विकास पर। ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य रूप जो केंद्रित होता है वो मानव अधिगम और विकास पर होता है। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी कक्षा प्रबंधन में सहायक होती है? निम्नलिखित में कौन सी रणनीति जो है प्रभावी कक्षा प्रबंधन में सहायक होती है? फर्स्ट ऑप्शन में अस्पष्ट नियम और अपेक्षाएं। अब अस्पष्ट नियम और अपेक्षाएं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है छात्रों का कुछ भी करने की अनुमति देना। जो छात्रों का जो है कुछ भी करने की अनुमति देना। इसके बाद थर्ड में जो है दिया गया है कि कोई नियम निर्धारित न करना। थर्ड में दिया गया है कोई नियम निर्धारित न करना। इसके बाद फोर्थ में है बार बार दंड देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये अस्पष्ट नियम और अपेक्षाएं। जो निम्नलिखित में कौन सी रणनीति प्रभावी कक्षा प्रबंधन में सहायक होती है? तो अस्पष्ट नियम और अपेक्षाएं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन में सीखने वाले से, सेकंड ऑप्शन में सीखने की प्रक्रिया से, थर्ड ऑप्शन में सीखने की स्थिति से और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जो इनमें से सभी होगा। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वो सीखने वाले से भी है और सीखने की प्रक्रिया से भी है और सीखने की स्थिति से है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि इनमें से सभी होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर में दिया गया है कि किस पद्धति ने शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान बना दिया? किस पद्धति ने शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान बना दिया? फर्स्ट ऑप्शन में अवलोकन विधि और सेकेंड ऑप्शन में है नैदानिक विधि। सेकेंड ऑप्शन में है नैदानिक विधि और थर्ड ऑप्शन में है सर्वे विधि और फोर्थ ऑप्शन में प्रयोगात्मक विधि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जो कि प्रयोगात्मक विधि। जो शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान बना दिया वो प्रयोगात्मक विधि से बनाया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? जो निम्नलिखित में कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है?
फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया आनुवांशिकता, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है पर्यावरण, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया पर्यावरण, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया आर्थिक स्थिति। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि एक समान शिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, जो कि एक समान शिक्षा नहीं होती है। जो कौन सा कारक जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है, वो होता है एक समान शिक्षण विधि। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि शिक्षक कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। जो शिक्षक जो है विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को समर्थन कैसे कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में समावेशी शिक्षण रणनीति का उपयोग करके, उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन में है गतिविधियों में उनकी भागीदारी को रोककर, और थर्ड ऑप्शन में उन्हें अन्य छात्रों से अलग व्यवहार करके, और फोर्थ ऑप्शन में उनकी प्रगति को अनदेखी करके। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, समावेशी शिक्षण रणनीति का उपयोग करके। ये होता है विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों का समर्थन करने का तरीका। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण नहीं है। जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि सभी छात्रों का समान अंक प्राप्त करना, और सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है सीखने की गति में भिन्नता। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया गया है बोथ ए और फर्स्ट दोनों। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसलिए भिन्नता का जो उदाहरण है वो होता है सीखने की गति में भिन्नता। यह होता है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्रों के प्रति शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में सामान्य सीखने के अवसर प्रदान करना। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में है उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करना। थर्ड ऑप्शन में उन्हें अन्य छात्रों से अलग करना, और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सामान्य सीखने के अवसर प्रदान करना। यह होता है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्रों के प्रति शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण का उदाहरण है। जो निम्नलिखित में कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में इंटरएक्टिवेट स्मार्ट बोर्ड। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में है केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करके, और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी रूप से प्रौद्योगिकी को कैसे शामिल कर सकता है। शिक्षक जो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी रूप से प्रौद्योगिकी को कैसे शामिल किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मल्टीमीडिया टूल्स का उपयोग करके। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया ऑनलाइन संसाधनों से बच के। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में जो दिया गया है वो है बोथ ए और बी दोनों। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट में होगा, मल्टीमीडिया टूल्स का उपयोग करके। यह होता है शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी रूप से प्रौद्योगिकी को शामिल करना। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट में जो दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप बी हम अगले नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक क्लास को अंत तक कीजिए ताकि आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। और अगले चलिए देखते हैं क्या क्या हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है पहले पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करेंगे। इसके बाद इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। शिक्षा मनोविज्ञान जो क्षेत्र है उनका वर्णन करने के लिए।
इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कि कक्षा में छात्रों की प्रगति निगरानी कैसे करनी चाहिए, इस पर प्रकाश डालें। कक्षा के छात्रों में प्रगति को निगरानी कैसे रखनी चाहिए, उस पर भी हम बात करने वाले हैं अगले क्लास में। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन में है कि प्रभावी अध्यापन अथवा अध्यापन प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन में व्यक्तिगत भिन्नता की क्या विशेषता है। और फिर ग्रुप सी में जो दिया गया है कि ग्रुप सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 नंबर होता है, इसके में जो हम पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर बताइए। और फिर पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान क्या महत्व है, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसके बाद इसमें लास्ट हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता को उन्नत बनाने की विधियों की विवेचना करें। इसके बाद चलिए हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन में विशिष्ट या असाधारण बालकों से आप क्या समझते हैं, आप उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। इसके बाद इसमें जो 11वां नंबर दिया गया है कि बुद्धि की परिभाषा दें तथा इसके स्वरूप का वर्णन करें। अगले नेक्स्ट क्लास में हम सबको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसका भी तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।